हेलो गाइस, तो हमने कल ही एक नई सीरीज स्टार्ट की थी और आज हम फिर से एक नई सीरीज ले आए हैं। वैसे इसे करने का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये सीरीज तो सच में बहुत ही मस्त है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को तो शेयर जरूर करनी चाहिए। तो हर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो बस कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दीजिएगा और लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रीन लोटस वैली से। यहाँ पर हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि दो बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वैसे वो बच्चे उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुला रहे थे और अब जिस लड़की को देख रहे हैं उसका नाम चैंग मिंग है और यही हमारा इस कहानी का हीरो होने वाला है। अब यहाँ पर वो मास्टर उन दोनों को कहानी सुना रहे थे। अब कहानी खत्म होती है और तभी कुछ बच्चे आकर चैंग के हाथ से उसकी बांसुरी चुरा कर ले जाने लगते हैं, मगर तभी वो लड़की जो कि चैंग के साथ बैठी थी वो अपनी टेक्निक का यूज करके उस बांसुरी को वापस से ले आती है। दरअसल इस लड़की का नाम है शियाओ और ये चैंग की बहुत अच्छी दोस्त है और साथ ही ये चैंग को हमेशा प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके बाद अब मास्टर इन दोनों से कहते हैं कि चलो अब टाइम हो चुका है स्वॉर्ड टैबलेट को टच करने का। दरअसल स्वॉर्ड टैबलेट एक एशियन स्टोन है जिसे टच करने के बाद कल्टीवेटर का टैलेंट पता चलता है और ये चीज बचपन में ही चेक कर ली जाती है। वैसे हमारा हीरो अभी सिर्फ 6 साल का है और वो अभी से ही जीनियस माना जाता है क्योंकि 6 साल की उम्र में उसके पास जितना टैलेंट था वो किसी भी 6 साल के बच्चे के से ज्यादा था। मगर अब 6 साल का होने के बाद वो जीनियस की कैटेगरी में आना बंद हो गया था। वैसे इसका कारण उसे भी नहीं पता कि कैसे अब वो पहले से बहुत बदल चुका था। अब वो उस स्टोन पर हाथ रखता है। हम देखते हैं कि उस स्टोन का ऑरा उसके हाथ के पास घूम रहा था और उसकी बॉडी भी उस ऑरा को फील कर पा रही थी। यहाँ तक कि हम उसके सोल सी में देखते हैं कि वो एनर्जी उसके पेट की तरफ जा रही थी जिससे उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था। लेकिन अब इसके बाद उस स्टोन से कोई भी लेवल या फिर कोई भी रिलम सामने निकल कर नहीं आती है। इसका मतलब कि अभी वो किसी भी लेवल पर नहीं पहुंचा है। अब ये बात जानने के बाद चैंग थोड़ा सा दुखी हो गया था। अब शियाओ उस स्टोन को टच करती है और हम देखते हैं कि तुरंत ही उस पूरे स्टोन में एनर्जी फैलने लगती है। तुरंत ही शियाओ का लेवल लिख कर सामने आ जाता है। अब मास्टर बताते हैं कि तुम रिफाइनिंग की 9th रिलम पर हो। साथ ही मास्टर ये भी कह रहे थे कि तुम सच में एक जीनियस हो और तुम्हारा होना हमारे लोटस वैली के लिए बहुत लक की बात है। अब इसके बाद शियाओ तो बहुत खुश थी, मगर अभी चैंग बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था और वहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो एक जीनियस हो, चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही आज नहीं लेकिन 1 साल या 2 साल में तुम भी अपनी एनर्जी से स्टोन को एक्टिवेट कर लोगे। अब उनकी बात से चैंग भी खुश हो जाता है। इसके बाद अब बीत चुके थे पूरे 10 साल और हमारा हीरो अब हो चुका था 16 साल का। वैसे अभी तक तो उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिली थी, लेकिन आज वो फिर से उसी जगह पर जाने वाला था। दरअसल आज फिर से सभी लोगों की उस स्टोन को टच करने की बारी थी। तो अब वो सभी लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उसी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ सबसे पहले हम शियाओ को देखते हैं और अब वो पहले से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और अभी यहाँ पर वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अब हमारा हीरो और उसके कुछ साथी वहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके बाद हमारा हीरो तुरंत ही उस स्टोन के पास चला जाता है और इसके बाद वो पिछली बार की तरह अपना एक हाथ उस स्टोन की तरफ बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत पावरफुल एनर्जी फिर से पिछली बार की तरह उसके हाथ पर घूमने लगी थी और ये एनर्जी उसके पेट की तरफ जा रही थी। वैसे इसमें सच में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हम उसके सोल सी में देखते हैं कि उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से चीख रहा था। लेकिन अब वो फिर से वही होता है, उसके पेट की तरफ वो एनर्जी बढ़ती है तो फिर वहाँ से बाहर नहीं आती। अब इसी कारण से यहाँ पर उस पत्थर में फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन अब चैंग हार नहीं मानता, वो फिर एक बार उस पत्थर को टच करता है और इस बार वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कम से कम वो पहला स्टेज तो पार कर ही ले। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि भले ही इस एनर्जी से उसकी बॉडी पूरी तरह से ग्लो करने लगी हो और भले ही वो उस एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हो, लेकिन ये सब वो खुद जबरदस्ती से करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अब वो स्टोन अपनी एनर्जी से चैंग को दूर फेंक देता है। अब हमारा हीरो मन में सोचता है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं इसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे इसका कारण तो मुझे भी पता है, ये वही साइक्लोन है जिसके साथ मैंने जन्म लिया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैंग के पेट में किसी तरह का कोई साइक्लोन या फिर कोई चीज है जो कि हर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी कारण से अभी तक वो फर्स्ट स्टेज को भी पार नहीं कर पाया है। अब वो यहाँ से जा रहा था तभी वो मास्टर मतलब उसके ग्रैंडफादर मास्टर यू कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो, इसलिए तुम्हें अभी से डिप्रेशन फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे पास बहुत लाइफ बची हुई है अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसीलिए ये गिव अप करने का आइडिया छोड़ दो।
अब चेंग के बाकी दोस्त भी उस स्टोन को टच करके अपना लेवल पता लगाते हैं और उसके बाद यहाँ चेंग के पास आकर चेंग को परेशान करने और चेंग का थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि 10 साल हो गए लेकिन तुमने तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं की और वैसे भी तुम्हारे फादर इतने महान थे और अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अभी चेंग यून रिलम पर होते। इस पर चेंग कहता है कि अच्छा तुम दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम पूरी लाइफ में भी यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब तभी मास्टर यू शियाओ को स्टोन को टच करने को कहते हैं, जिसके बाद अब शियाओ जाकर उस स्टोन को टच करती है तो अब हम देखते हैं वहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने लगी थी और फिर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद मास्टर यू हंसते हुए कहते हैं मुझे पता था कि तुम ही मेरी असली ग्रैंडसन हो, तुम ऑलरेडी स्पिरिट गैदरिंग के 8 लेवल पर पहुंच चुकी हो। वैसे यहाँ उन्होंने ही ग्रैंडसन कहा था। इसके बाद अब शियाओ नीचे आती है और चेंग के साथ खड़े उन दोनों लड़कों को अपने एनर्जी बॉल से मारकर कहती है कि तुम फिर से कभी चेंग का मजाक उड़ाने की सोचना भी मत। और साथ ही अब वो चेंग से भी कहती है कि तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम भी अपनी कल्टीवेशन को बहुत आगे तक ले जाओगी। इसके बाद अब चेंग आगे आता है और कहता है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा और अपने फादर की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। अब उसके दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने वाले ही थे कि तभी शियाओ उनकी तरफ गुस्से से देखती है और अब वो डर के मारे चेंग से कहने लगते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे अलावा और कोई उस पोजीशन पर पहुंच भी नहीं सकता। इसके बाद अब मास्टर यू और एक दूसरे मास्टर आपस में कुछ बात डिस्कस करते हैं, जहाँ पर वो दूसरे मास्टर कह रहे थे कि शियाओ सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हमारी वैली के लिए एक गिफ्ट है क्योंकि उसकी पावर बहुत रेयर है और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद मास्टर यू सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम अभी स्वॉर्ड पेविलियन जाने वाले हैं और आज के टेस्ट के साथ साथ हम वहाँ पर तुम्हारे लिए एक तलवार ढूंढेंगे। वैसे वो तलवार अपना मास्टर खुद चुनती है, इसलिए देखते हैं कि अब तुम लोगों को कौन सी तलवार मिलती है। तो इस चीज के लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोटस पर बैठकर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े थे। यहाँ पर मास्टर यू सभी से कह रहे थे कि तुम सभी को बहुत मेहनत करनी है और अपने कल्टीवेशन को बहुत आगे तक लेकर जाना है, जिससे कि तुम एक दिन इस एम्पायर के लिए कुछ बड़ा कर पाओ। अब यहाँ जाते वक्त हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इंपीरियल स्वॉर्ड को ढूंढना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो तलवार मुझे चुनेगी भी कि नहीं, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन बहुत कम है और वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। अब यहाँ हमें ये भी बात पता चलती है कि चेंग के फादर गायब हुए थे और अब इतने सालों से उनकी कोई भी खबर नहीं आई है, साथ ही उनका कोई अता पता भी नहीं है, इसलिए चेंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको ढूंढना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं शियाओ भी यही सेम बात कह रही थी कि उसे भी इंपीरियल स्वॉर्ड ढूंढनी है और उसके बाद उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। वैसे अभी हमें उसके पेरेंट्स के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिलती है, शायद ये हमें आगे जाकर पता चले। इसके बाद अब वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर मास्टर यू उतरते हैं और तभी वो पूरी जगह बहुत तेजी से हिलने लगती है। इससे मास्टर यू बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और अब वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी बहुत शॉक थे और अभी वो दूसरे मास्टर कहते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये धमाका किस चीज का था। और इसके बाद अब मास्टर यू अपनी डिवाइन इन्फॉर्मेशन मिरर के अंदर देखते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो अब उन्हें कई सारे लोग उनके लोटस वैली की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। वैसे ये बहुत सारे थे और इसमें अब एक मास्टर को देखकर मास्टर यू कहते हैं कि ये तो डिमन गेट का जनरल है, इसका मतलब वो सभी लोग डिमन क्लेन के लोग हैं। और अब मास्टर यू सभी को बताते हैं कि मैंने सुना है कि डिमन जनरल ह्यूमन इमॉर्टल रिलम के जितने ताकतवर है। इसके बाद अब वो दूसरे मास्टर भी कहते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है जब इसने एक और वैली को पूरी तरीके से अटैक कर खत्म कर दिया था और अब ये हमारी लोटस वैली की तरफ बढ़ रहा है। मुझे डर है कि ये यहाँ पर हमला करने के लिए ही आया होगा, हमें किसी तरह से इनको रोकना होगा। हम देखते हैं कि वो लोग अभी वैली के पास पहुंचने वाले हैं। अब वो दूसरे मास्टर यू से कहते हैं कि वो जरूर ही यहाँ पर शियाओ को लेने आए होंगे क्योंकि शियाओ ही हमारा रियल ट्रेजर है। मगर इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अभी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमारी हेल्प कर पाए, इसलिए हम उसे भी इस बीच में नहीं ला सकते। अब इसके बाद वो उस खास फॉर्मेशन पर काम करने वाले थे जो कि उनकी जगह को बचा सके, क्योंकि अभी वो यहाँ पर लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ये जानते हैं कि अभी वो लोगों को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उनसे ना लड़ने में ही समझदारी है। इसके बाद अब उस फॉर्मेशन बैरियर को बनाने का प्लान चालू होता है। हम देखते हैं कि जो ग्रीन लोटस थे वो एक खास एनर्जी से बने हुए थे और इसीलिए इस वैली का नाम ग्रीन लोटस वैली पड़ा है। अब वो सभी लोटस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और इसके बाद मास्टर यू और वो दूसरे मास्टर भी अपनी पोजीशन में ले लेते हैं। साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी ना हिले और अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करते रहें, जिससे कि वो एनर्जी उनके काम आ सके।
अब सभी उनकी बात मानकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद अब मास्टर यू उस खास स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक से हम देखते हैं कि वो ग्रीन लोटस की एनर्जी आपस में डिवाइड होकर एक लेयर बना रही थी जो कि एक बैरियर का काम करती है। और हम देखते हैं कि उस जगह के पास एक बैरियर बन चुका था और ऐसा ही सेम बैरियर उस पूरी वैली के आसपास भी बनने लगा था। वैसे अब हम देखते हैं कि वो डिमन क्लेन के लोग अभी इन पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी उसी टाइम पर वो बैरियर बन जाता है और इसी कारण से उन डिमन क्लेन वालों के लिए वो अटैक यहाँ आने से पहले ही रुक जाते हैं। अब उस डिमन गैंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी जोर जोर से हंस रही थी और वो कह रही थी कि ये लोग तो स्पेल का यूज कर रहे हैं मगर ये नहीं जानते हैं कि हम इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब वो डिमन जनरल अपने सर को टच कर एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें हमें साफ साफ उस जगह का हाल दिख रहा था जहाँ पर मास्टर यू और बाकी सभी लोग उस बैरियर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर वो डिमन गर्ल उस पोर्टल में देखते हुए कह रही थी कि इतने सालों में ये लड़की सच में बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिमन जनरल आप इतने दूर से सिर्फ यहाँ इसी के लिए आए हो, क्योंकि ये तो सन ऑफ डेस्टिनी भी नहीं है। अब तभी डिमन क्लेन का एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ये तो एक लड़की है इसलिए ये सन ऑफ डेस्टिनी नहीं हो सकती, मगर हम इसके पेरेंट्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। अब वो डिमन गर्ल कहती है कि जनरल आप तो अभी ऑर्डर देकर इस लड़की को पकड़वा लीजिए। अब इसके बाद वो डिमन जनरल भी कहता है कि हाँ इसे हम अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे और फिर अब वो सबको ऑर्डर देता है कि श्याओ के अलावा रास्ते में जो कोई भी आए तो तुम उसे खत्म कर सकते हो, मुझे बस श्याओ जिंदा चाहिए। अब इतना कहने के बाद वो अपने उस बर्ड के साथ उस बैरियर पर अटैक करता है। इस अटैक में हम कई सारे स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि बिल्कुल मिटियोर की तरह उस बैरियर पर गिर रहे थे और साथ ही वो डिमन भी अपना बर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर यहाँ पर मास्टर यू पहले से तैयार थे। दरअसल उन्होंने पहले से इसकी प्लानिंग कर ली थी। अब हम देखते हैं कि उस जगह से कई सारे एनर्जीज के बने हुए लोटस निकलकर बाहर आ रहे थे और ये यहाँ आकर उन मिटियोर से टकरा रहे थे जिसकी वजह से वो मिटियोर्स वहाँ डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे और इसकी एक भी तलवार अभी उस बैरियर पर नहीं लग रही थी। लेकिन इसके बाद वो डिमन जनरल अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं और इसकी टेक्निक की वजह से उस बैरियर में इतना तेज ब्लास्ट होता है कि उसमें कई सारी लाइनें पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा था। वैसे मास्टर यू तभी उस बैरियर पर अंदर से एनर्जी डाली जा रही थी और इसी कारण से वो अभी तक टूटा नहीं था, लेकिन अब वो बर्ड फिर से उसके ऊपर हमला करती है और इसके बाद वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे अभी एक बैरियर यहाँ इनके पास भी बना था क्योंकि इन्होंने 2 बैरियर बना लिए थे। इसके बाद अब वो बर्ड और कई सारे डिमन सोल्जर्स यहाँ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ देखकर चैंग पूछता है कि मास्टर आखिर ये क्या है, तो इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और ये बर्ड एक डिमन है जो कि बहुत खतरनाक होती है। अब हम देखते हैं कि वो बर्ड अभी इस बैरियर की तरफ बढ़ने लगी थी और यहाँ पर आकर वो इस बैरियर पर भी हमला कर रही थी और इसे सिर्फ मास्टर यू ही संभाले हुए थे, इसलिए अब वो फिर से उस पर एनर्जी डालकर इस बैरियर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस बर्ड की पावर बहुत ज्यादा थी, मगर अब इसके बाद वो बर्ड रुक जाती है और फिर अब वो बर्ड फेदर स्विंग अटैक का यूज करती है। इस अटैक में उस बर्ड के पंख बहुत तेजी से उस बैरियर की तरफ बढ़ रहे थे। अब मास्टर यू भी उस बैरियर पर एनर्जी डालना छोड़ देते हैं और एक खास फॉर्मेशन बनाते हैं। ये फॉर्मेशन उन सारे पंखों को रोक रहा था, मगर अब मास्टर यू भी थकने लगे थे। यहाँ पर वो बाकी सभी स्टूडेंट्स अंदर बहुत शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी चैंग कहता है कि ये पहले हमारे वैली गए बैरियर पर अटैक कर रहे थे और अब ये यहाँ पे आ गए, अब हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। और इसके बाद अब वो सभी वहाँ से उड़ जाते हैं। मगर अब इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। इसका अगला पार्ट भी आपको बहुत जल्द देखने मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें तो कमेंट करके जरूर बताना।